जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स में वीके पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा पार्ट, जिसमें मैंने कल आपको प्रॉफिट और लॉस के सारे कंसेप्ट आपको समझा दिए थे और हर एक टाइप मैंने आपको प्रॉफिट लॉस की कल समझाई थी और बेसिक जो प्रॉफिट लॉस का था वो कल मैंने आपको समझा दिया था। इसलिए जिस भाई ने पहला पार्ट नहीं देखा जाके पहले वो प्लीज पहला पार्ट देखिए प्रॉफिट लॉस का, क्योंकि आज जो हम सवाल करने वाले हैं वो उसके ही समझ में आएगी जिसने कल वाला लेक्चर अच्छी तरीके से देख लिया होगा। ठीक है भाई, तो जाके पहले प्रॉफिट लॉस का वो वाला पार्ट देख लीजिए। और भाई आप सभी जानते हैं कि आर आरपीएफ एसआई के सॉरी आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम डेट आ गई है और 2 मार्च से और 20 मार्च तक उसके एग्जाम होने वाले हैं। तो भाई अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से बनाने के लिए, और आप सभी जानते हैं कि 35 नंबर का उसमें मैथ्स आता है, तो भाई अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से, और अगर आप चाहते हैं कि मैथ में हम पूरे स्कोर कर पाए तो भाई हर एक वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे जैसे आप जाओगे उसमें आप एक प्लेलिस्ट देखोगे जिसमें हम परसेंटेज से और उसके बाद मैंने रेशो रेशो समझा दिया और आज हम प्रॉफिट लॉस का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। तो जाके पहले वो सारी क्लासेस देख लीजिए। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने उसमें बताई है और लेटेस्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो सब मैंने आपको कराए। ठीक है, तो भाई आज हम कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने पिछली बार मैंने आपको पिछली क्लास में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था जो कि वो आपने शायद नहीं करा होगा, वो उसी उसी सवाल को मैं आज बताने वाला हूँ। अच्छे तरीके से समझेंगे और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था तो मैं उसे दोबारा कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, दोबारा मैं आपको उसे समझाऊंगा। चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक व्यापारी ने एक व्यापारी ने 9,000 प्रत्येक की 2 कड़ी खरीदी है ना। एक व्यापारी ने 9,000 रुपए की प्रत्येक दो घड़ी खरीदी। उसने एक घड़ी 10% हानि पर बेची। कुल मिलाकर 18% का लाभ कमाने के लिए उसे दूसरी घड़ी किस कीमत पर बेचनी चाहिए। देखिए भाई, 2 घड़ी 9,000 रुपए खरीदी है ना प्रत्येक घड़ी, यानी कि देखिए फर्स्ट हो गई और ये सेकंड है ना। सीपी क्या दिया है यहाँ पे हमें 9,000 9,000 दिया सीपी, यानी कि सेम दिया है। दोनों घड़ी का कॉस्ट प्राइस क्या दिया है, सेम दिया है। यानी कि सीपी अगर सेम दिया हो, सेम दिया है ना, दोनों 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 ही घड़ी का सीपी हमें सेम दिया है। इसलिए इसलिए भाई यहाँ पे हमें जो ये 9,000 दिया है ना 9,000 इसकी कोई भी जरूरत नहीं है अगर हमें सीपी सेम दिया है। और देखो पहली पहली घड़ी को सेल करने पहली घड़ी को सेल करने से उसे क्या हुआ है, 10% की हानि हुई है ना। पहली घड़ी को सेल करने से उसे क्या हुआ, 10% की हानि हुई। तो भाई अगर उसे ओवरऑल ओवरऑल उसे 18% का लाभ कमाना है टोटल, अगर उसे ओवरऑल ओवरऑल 18% का लाभ कमाना है तो दूसरी जो घड़ी है सेकंड जो घड़ी है उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचना होगा। तो बताओ भाई, तो बताओ क्या ये आपको नहीं लग रहा कि डेविएशन से होगा, डेविएशन से? क्या ये आपको डेविएशन से लग रहा? और भाई जिसने पहला पार्ट नहीं देखा प्लीज जाके पहला पार्ट देख लीजिए। और डेविएशन की स्पेशल क्लास मैंने आपको पढ़ाई है, जाके जैसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो वहां पे एक डेविएशन के नाम से, डेविएशन मेथड के नाम से एक आपको वीडियो मिलेगी, तो उसे जाके आप अच्छे से देखिए, क्योंकि भाई वो मेथड हर एक चैप्टर में अप्लाई होता है। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर मुझे ओवरऑल यानी कि इन दोनों का एवरेज 18 आना चाहिए। इन दोनों का एवरेज क्या आना चाहिए, 18। इन दोनों का एवरेज 18 आना चाहिए। तो भाई तुम बताओ कि दूसरे वाली वस्तु कितने परसेंट के प्रॉफिट पर सेल होगी, कितने परसेंट प्रॉफिट पर सेल होगी, ये बताइए। तो भाई एवरेज 18 आना चाहिए, एवरेज 18 आना चाहिए। एवरेज 18 कब आएगा, जब दो वस्तुओं का योग जो होगा, दो वस्तुओं का सम कितना होगा, 36 होगा, तभी तो 18 आएगा। जब दोनों का सम इनका 36 होगा तभी तो 18 आएगा। अपना आप सोचो दिमाग से। तो भाई देखो 36 कब होगा इनका योग, जब ये वाली वस्तु 42% ये सॉरी 40% प्रॉफिट पर बेची होगी। देखो भाई इन दोनों का सम कितना आ गया 36 और इनका एवरेज कितना आ गया 18। समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं ना। देखो इनका एवरेज कितना आ गया, इनका सम कितना आ जाएगा 36 और इनका एवरेज कितना आ गया 18। भाई देखो हम इसे डेविएशन से कैसे करते हैं, ये तो हो गया जो अच्छे तरीके से स्मार्ट तरीके से सोच सकता है। देखो डेविएशन से हम इसे कैसे करते हैं, ये रिवर्स डेविएशन है, रिवर्स डेविएशन। देखो 9,000 की पहली वस्तु खरीदी, वो खरीदी 9,000 की पहली वस्तु खरीदी और दूसरी भी 9,000 की खरीदी है ना। सीपी सेम दिया है ना। पहले को बेचने पर 10% का लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ,
तो बताओ अगर मुझे 18% प्रॉफिट कमाना है तो दूसरी वस्तु कितने में सेल करनी होगी। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जिस भी संख्या को बेस मानकर हम प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, आप जानते हैं कि उसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, बस केवल हमें उनकी रेशो की जरूरत होती है। तो भाई यहाँ पे देखो 9000 9000, तो इनका रेशो कितना जाएगा, इनका रेशो कितना जाएगा, आप कहोगे 1:1 आ जाएगा। कितना जाएगा भाई, 1:1:1। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि अगर ओवरऑल कितना आएगा, 18%। ओवरऑल ओवरऑल कितना आएगा, 18% प्रॉफिट चाहिए। तो 18% प्रॉफिट कब आता, बताओ 18% प्रॉफिट कब आता। 18% प्रॉफिट जब आता जब ये वाली वस्तु भी 18% के, ये वाली वस्तु भी 18% के उस पर होती, 18% के प्रॉफिट पर सेल होती, और ये वाली वस्तु भी 18% के प्रॉफिट पर सेल होती। कितने परसेंट के, 18% के प्रॉफिट पर सेल होती है ना भाई। ओवरऑल 18% कब आता, जब तो आता तब, अगर ये वाली वस्तु भी 18% के प्रॉफिट पर सेल होती और ये वाली वस्तु भी 18% के प्रॉफिट पर सेल होती। ठीक है, तो भाई देखो 18% तो आएगा ही आएगा, दूसरी जो वस्तु है उसको कितने परसेंट पे सेल करना होगा, 18% तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कितना कम है, कितना कम है 10, 18 से कितना कम है, आप कहोगे भाई जी ये कम है, 28 कम है नहीं, ये देखो कितना कम है, इससे 28 कम है। कितना कम है, 28। तो अगर ये इससे 28 कम है ना भाई, अगर ये इससे 28 कम है, देखो ये इससे 28 कम ही तो है पहली वस्तु, तो अगर इससे 28 कम है तो भाई ये 28 ज्यादा करना पड़ेगा। ये 28 कम है तो एक का 28%, यहाँ एक का 28% ज्यादा करना पड़ेगा, यानी कि एक का 28% प्लस करना पड़ेगा। क्यों प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कम है ना, तो बैलेंस करने के लिए भाई, अगर हमें 18% लाना है तो बैलेंस करने के लिए हमें, अगर ये कम है ना तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 28%। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे किससे, एक से डिवाइड करूंगा तो 28 से आएगा। तो भाई ये कितना हो जाएगा, 28 और 18 कितना हो जाएगा, 40%। 40% प्रॉफिट पर सेल करनी पड़ेगी दूसरी वस्तु। समझ पा रहे हैं, या आप जो मैंने आपको पहले समझाया था उस तरीके से भी आपको करना है, क्योंकि देखो अगर हमें ये एवरेज 18 चाहिए तो इनका योग कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। अगर 36 योग चाहिए तो भाई दूसरी वस्तु 40% पर सेल करनी होगी, तभी तो ये एवरेज 18 आएगा। नहीं समझ में आया तो भाई, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो जाके डेविएशन देख लीजिए अच्छी तरीके से, और कल वाला लेक्चर जरूर देखिए, तब आपको अच्छी समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो चलो अगली क्लास, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि रेयान ने 56,000 में एक लैपटॉप और 22,000 में एक स्कैनर प्रिंटर खरीदा है ना। उसने लैपटॉप को 20% लाभ पर और स्कैनर को 15% लाभ पर बेच दिया। देखो भाई सेम टू सेम सवाल है, डेविएशन से कर लेंगे आराम से। ये पहला होगा प्रिंटर, ये क्या होगा, प्रिंटर और स्कैनर है ना, प्रिंटर और ये स्कैनर। तो भाई प्रिंटर को कितने में खरीदा, आप कहोगे भाई 56,000 में। कितने में खरीदा, 56,000 में। स्कैनर को कितने में खरीदा, 22,000 में। 22,000 में है ना, स्कैनर को कितने में खरीदा, 22,000 में। और उसने लैपटॉप को 20% लाभ पर बेच दिया। लैपटॉप को यानी कि लैपटॉप को कितने में बेच दिया, 20% लाभ पर, 20% प्रॉफिट में बेच दिया। ठीक है, और स्कैनर को 15% लाभ पर बेच दिया, 15% लाभ पर बेच दिया है ना। तो भाई एक चीज बताओ, ये क्या है, इनका कॉस्ट प्राइस, ये इनका क्या है, कॉस्ट प्राइस। और आपको पता है कि भाई कॉस्ट प्राइस जो है, कि अगर हम किसी भी संख्या का प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, लॉस परसेंट निकालते हैं, हमेशा हमेशा कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकालते हैं, है ना भाई। अगर हमें किसी भी संख्या का प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ऊपर प्रॉफिट, नीचे क्या होता है, सीपी गुना में 100%। ये तो पता होगा सबको। देखो बेस में क्या आ रहा है, कॉस्ट प्राइस, बेस में क्या आता है, कॉस्ट प्राइस। तो हमेशा हम क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट को, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकालते हैं। ठीक है, और हमने एक चीज भी सुनी है कि जब हम डेविएशन का उपयोग करते हैं भाई, तो भाई जिस भी संख्या को बेस मानकर परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत होती नहीं है। ठीक है, तो इनका आंसर रेशो ले लीजिए, जैसे इनका रेशो ले ले कितना आ जाएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएगी, और भाई 2 से काट लीजिए, 2 से कितने बार जाएगा, 28 बार जाएगा, और 2 से कितने बार जाएगा, 11 बार। ठीक है, तो 28:11, 28:11। और तो देखो भाई, तो हमें ओवरऑल बताना है, ओवरऑल बताना है। तो देखो अगर भी आसान होता तो हम इसे डेविएशन से उससे कर लेते, वेटेड एवरेज से, लेकिन मैं आप करेंगे, हम करेंगे इसको डेविएशन से। क्या मैं इसको ब्रेक करके 15 + 5 लिख सकता, परसेंटेज ब्रेक मेथड है ना, 15% + 20%, ओ 15% + 5%। तो भाई ओवरऑल कितने इफेक्ट पड़ेगा, बताओ ओवरऑल। आप कहोगे भाई जी अगर यहाँ भी 15% प्रॉफिट होता, यहाँ भी 15% प्रॉफिट होता, तो टोटल भी 15% प्रॉफिट होता है ना।
प्लस, देखो अगर यहाँ पे 15% प्रॉफिट होता, लैपटॉप पर 15% प्रॉफिट होता और स्कैनर पर भी 15% प्रॉफिट होता, तो क्या आपको ओवरऑल 15% का प्रॉफिट होता? हाँ है ना? आप कहोगे जी। लेकिन यहाँ पे देखो 28 का 5%, 28 का 5% अधिक प्रॉफिट होता है, यानी कि 28 का 5% अधिक प्रॉफिट होगा। अपन में कितना जाएगा? 28 और 11 39, 28 और 11 39। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, लास्ट वो अपोन में क्या आएगा? 39 आएगा, अपोन में क्या आएगा? 39। तो यानी कि ए और बी ऑप्शन तो है नहीं, ए और बी ऑप्शन तो है नहीं, यानी कि सी और डी ऑप्शन है, सी और डी, सी और डी। और देखो 15 से ज्यादा आएगा, 15 से ज्यादा आएगा, देखो अपोन में कितना आएगा? 39, और 15 से ज्यादा आएगा, तो बताओ कितना? यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या आया? 18 सही 23/39, 18 सही 23/39। समझ रहा है भाई? समझ पा रहे हैं ना? देखो बटे में क्या आएगा? 39। ए और बी ऑप्शन तो होगा नहीं, बचा सीओडी, सीओडी 15 से ज्यादा आएगा। एक ऑप्शन है 12, एक ऑप्शन है 18, तो 18 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? आप इसे पूरा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करके देख लीजिए। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल क्या है? एक व्यक्ति ने 11,520 में दो भैंसे खरीदी, 11,520 में दो भैंसे खरीदी। ये नहीं पता, उसने ये कहा कि सेम प्राइस में दो, 11,520 में पहली भी और दूसरी भी नहीं, टोटल मिला के 11,520 की दो भैंसे खरीदी। एक को 15% की हानि पर बेच दिया, दूसरे को 19% के लाभ पर। देखो भाई, मान लो पहली भैंस का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? ए है, पहली भैंस का कॉस्ट प्राइस ए है। तो उसने भाई अगर पहली भैंस को 15% की हानि पर बेच दिया, तो कितने में सेल की होगी वो वस्तु? वो कितने में सेल की होगी वो भैंस? बताओ। आप कहोगे भाई जी 15% की हानि बेच देंगे, खुद की 85% की सेल की होगी, है ना? अच्छा, फिर क्या कहा है उसने? उसने कहा है, और दूसरी को मान लो दूसरी बी है, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? बी है। अगर उसको 19% लाभ पर बेचेंगे, 19% लाभ पर बेचेंगे, तो कितने बिकेगी वो? 119% की। समझ पा रहे हैं ना? चलो, यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर हो, देखो ये पहली भैंस का विक्रय मूल्य है, ये दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य, दोनों को बराबर कर दूं। दोनों को बराबर करने से यहाँ से क्या आ जाएगा? दोनों भैंसों के कॉस्ट प्राइस का रेशो आ जाएगा। भाई 17 से काट लो, 17×5 = 85 और 17×5 = 85, 17×6 = 102, 17×7 = 119। ठीक है भाई? तो ए रेशो बी कितना आ जाएगा? ए रेशो बी, ए रेशो बी कितना आ जाएगा? ए 7 आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा? 5, है ना भाई? ए कितना आ जाएगा? 7, बी कितना आ जाएगा? 5। यानी कि अगर अगर भैंस ए 7 रुपए की है, तो भैंस बी कितने रुपए की हो जाएगी? 5 रुपए की। 7 और 5 कितना आ जाएगा टोटल? सीपी 12 रुपए। हमारे सबसे 12 रुपए है, लेकिन सवाल को कोडिंग कितना है? 11,520 रुपए, 11,520। तो उसने क्या कहा है कि पहली भैंस का लागत मूल्य बताए, पहली भैंस का सीपी बताए। पहली भैंस का सीपी कितना? 7, यानी कि 7 की वैल्यू बतानी है। कितने गुना है बताओ? 12 में 160, 12 से 72, यानी कि 960 गुना। तो ये भी 960 गुना हो जाएगी, है ना? तो भाई देखो 7 से गुना करेंगे, 7×42 का 2 का, ऐसे लेके 4, 963, 467, यानी कि 6,720 रुपए। पहली भैंस कितने की थी? 6,720 रुपए। पहली भैंस कितने की थी? 6,720 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? मजा आ रहा है? चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगले सवाल को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट सिखा दूं। ठीक है? यहाँ से टाइप चेंज होता है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा? समान कॉस्ट प्राइस अगर सीपी बराबर हो, है ना? आप पढ़ेगा अगर एसपी बराबर हो, है ना? अगर सेलिंग प्राइस बराबर हो तब कैसे करेंगे? देखो अगर दो वस्तुओं का अगर दो वस्तुओं का एसपी सेम हो ना, सेम, तो दो वस्तुओं का एसपी अगर एक को x% के प्रॉफिट पर बेच दिया और दूसरे को x% के हानि पर बेच दिया, है ना? तो हमेशा -x² / 100% की हानि होगी, हानि होगी। ठीक है भाई? देखो आपने क्या करा, आपने दो वस्तु बेच दी, है ना? दो वस्तु बेची, दोनों को आपने समान सेलिंग प्राइस पर बेच दिया, है ना? एसपी क्या है? एसपी क्या है? सेल, यानी कि समान विक्रय मूल्य पर आपने दोनों को सेल कर दिया। ठीक है? पहली वस्तु को जब आपने सेल किया तो आपको x% का प्रॉफिट हुआ, दूसरी वस्तु को अगर आपने सेल किया तो आपको x% का लॉस हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, नहीं, हमेशा आपको x² / 100% की क्या होगी? हानि, हमेशा हानि होगी। अगर आपको सेम
सेम परसेंट पे आपको लाभ हुआ और सेम परसेंट पे अगर आपको हानि हुई है तो हमेशा एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की आपको हानि होगी, हमेशा हानि होगी। समझ रहे हैं आप? चलो, और तो सवाल के अकॉर्डिंग करते हैं, या तो आप इस तरीके से कर लीजिए। और भाई ये सक्सेसिव नहीं है, ये सक्सेसिव नहीं है, कभी आप सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाने लग जाओ, ठीक है। और मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ तो देखो, यहाँ तो दिया है, यहाँ तो दिया है एक्स परसेंट की हानि, यहाँ पे एक्स परसेंट का प्रॉफिट दिया है, एक्स परसेंट की लॉस दिया है, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग हो तो भाई देखो, अगर अलग अलग होगा ना, अलग अलग होगा कि एक्स परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है और वाई परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, वाई परसेंट का प्रॉफिट या वाई परसेंट की हानि या कुछ भी, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, हमेशा उस फॉर्मूले का यूज करेंगे। या तो आप रेशो से कर लीजिए, अगर आप रेशो से कर सकते तो रेशो से कर लीजिए, मैं आपको रेशो भी सिखाऊंगा। लेकिन जब जब परसेंटेज ज्यादा बड़ी बड़ी कैलकुलेटिव आती है तो वहां पे रेशो काम नहीं करता, ठीक है, उसमें आप फंस जाते हैं। तो वहां पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? शो और शो एक्स प्लस वाई प्लस 2xy अपोन में 200 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे लगा देंगे परसेंटेज का साइन, ठीक है भाई। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। कब यूज करना है आपको? अगर दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस दिया है, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या हो, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो, और अगर आपको पहली वस्तु सेल करने से एक्स परसेंट का प्रॉफिट होता है और दूसरी वस्तु को सेल करने से आपको वाई परसेंट का प्रॉफिट है, अगर अगर आपको परसेंटेज अलग अलग दी हो, परसेंटेज अलग अलग दी हो, तब तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए या रेशो का यूज कर लीजिए, है ना, रेशो का यूज कर लीजिए। या अगर आपको सेम परसेंटेज दियो, सेम परसेंटेज दियो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, या यहाँ पे रेशो का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है भाई। दोनों ही तरीके आपको आसान लगेंगे। चलो सवाल का कोडिंग करेंगे अच्छे तरीके से। चलो भाई, चलो भाई, तो यहाँ पे देखो पहला सवाल दिया है कि एक व्यक्ति ने 60,000 रुपए में प्रत्येक दो कारों बेच दी, है ना, दो कार बेच दी, यानी कि पहली बेच दी 60,000 में, दूसरी भी 60,000 में बेच दी, ठीक है। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ जबकि दूसरी पर 20% की हानि हुई, उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले पर 20% का प्रॉफिट, दूसरे पर 20% का लॉस हुआ, ठीक है। दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है, दोनों को 60,000 में बेचा है, ठीक है। तो करो आप जल्दी करने की कोशिश कीजिए इसे फटाफट। देखो भाई, पहले पे क्या हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। दूसरे पर क्या हुआ है, 20% का लॉस, है ना, 20% का लॉस, हाँ, है ना। तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एक्स स्क्वायर अपॉन 100 में क्या रख दीजिए, मान रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 100, 20 का स्क्वायर अपॉन 100 यानी 20 20 400 अपॉन 100। तो भाई देखो, यानी कि -4% की क्या होगी आपको, हानि होगी। 4% की क्या होगी आपको, हानि, हमेशा हानि होती है, ठीक है भाई। और देखो रेशो से भी कर सकते थे आप। देखो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो पहली वस्तु को अगर आपने 20% प्रॉफिट पर बेचा है तो 5 से वस्तु कितने बिकेगी, आपको भाई 6 में बिकेगी। अच्छा, दूसरी को आपने 20% लॉस पर बेचा है, प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे, लॉस है तो माइनस कर देंगे, यानी कि 5 से वस्तु कितने बिकेगी, 4 में, हाँ, है ना, 4 में। लेकिन आपको एक बात बताओ कि भाई सेलिंग प्राइस बराबर दिया है, सेलिंग प्राइस क्या दिया है, सेम दिया है। तो क्या यहाँ पे आपको लग रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम है? नहीं, आपको यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो 6 और 4 को बराबर करेंगे। 6 और 4 को बराबर कैसे करेंगे, 6 और 4 का एलसीएम बताओ कितना होता है, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, आपको होगा जी 12। तो भाई ऊपर पे 12 बना लो और नीचे 12 बना लो। और आप जानते हैं कि रेशो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर 12 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, आपको होगा भाई जी 2 से गुना कर दो, नीचे 12 बनाने के लिए 3 से गुना कर दो। तो यहाँ से देखो नया रेशो आ जाएगा। नया रेशो कितना आ जाएगा कि 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, और 5 6 15, और कितना हो जाएगा 4 6 12। तो यहाँ पे देखो बराबर रेशो होगा, बराबर सेलिंग प्राइस होगा, है ना, बराबर सेलिंग प्राइस होगा। तो बताओ, अगर पहली वस्तु 10 में खरीदी, 12 में बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ कितने का, 20% का। दूसरी वस्तु 15 की खरीदी, 12 में बेच दी, लॉस हुआ कितने का, 20% का। तो भाई मुझे बताओ टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी हो जाएगा ऐसे 25, टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 12 12 24। तो भाई बताओ 25 की वस्तु आपने 24 की बेच दी, कितने का लॉस हुआ, आपको मुझे एक का लॉस हुआ। परसेंट में कितने का लॉस हुआ, 25, और 1/25 को क्या बोलते हैं, 4%। क्या 4% का क्या हुआ, लॉस हुआ। देखो 25 की वजह से 24 बिकी, क्या हुआ है, लॉस हुआ है। समझ पा रहे हैं आप, मजा आ रहा है।
तो भाई अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार दबा के, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल क्या दिया है। एक आदमी दो गायों को 15,640 रुपए में बेचता है। एक पर 15% का लाभ, दूसरी पर 15% की हानि। तो भाई सेम टू सेम वही है, 15% का, यानी कि टोटल टोटल जो हानि होगी कितनी होगी कि 15 का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, तो कैसे कर सकते हो इसे, 15 × 15 परसेंटेज में ना, अपॉन में कितना हो जाएगा 100। वो परसेंटेज का साइन हटाऊंगा, 2 जीरो लगा दूंगा। तो भाई 5 या 15, 5 से कितने बार जाएगा 20 बार। और फिर ये 5 या 15, फिर 5 से कितने बार जाएगा ये 4 बार, यानी कि 9/400। 9/400। इसका मतलब भाई पता क्या है, इसका मतलब है कि अगर अगर वस्तुओं का नीचे क्या है कॉस्ट प्राइस, आपको पता है नीचे क्या आता है हमेशा, बेस में क्या आता है कॉस्ट प्राइस। तो भाई बताओ अगर दोनों गाय का कॉस्ट प्राइस कितना है, वो कॉस्ट प्राइस 400 है, और आपने 9 रुपए की हानि से बेच दिए, 9 रुपए की हानि से बेच दिए, तो भाई वो बिकी कितने में होगी, आप कहोगे 400 से 9 कम, यानी कि 361 में बिकी होगी, 361 में। तो बताओ, लेकिन उसने क्या कहा है, 361 में नहीं बिकी, वो बिकी है 15,640, 15,640 रुपए में, है ना। 15,640, 15,640 एक गाय की है, एक गाय बिकी है, एक गाय बिकी है कितने की, 361 रुपए की हमारे हिसाब से, है ना। लेकिन सवाल का अकॉर्डिंग कितने की है, 15,640 रुपए की। तो मुझे बताओ दोनों गाय कितने की बिकेगी, इतने रुपए की, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो भाई उसने क्या कहा है, उनका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कुल लाभ या हानि बताओ, यानी कि हानि कितनी है 9, यानी कि 9 की वैल्यू उसने पूछी है, 9 की वैल्यू बतानी है हमें। नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते क्या, बताओ कितने गुना है। तो 400 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 391 हो जाएगा, ठीक है। ये लगभग लगभग कितना है, लगभग लगभग 4 गुना, लगभग लगभग कितना गुना है, 4 गुना। ये वाली संख्या देखो कितनी बार जाएगी, 40 बार, 40 बार जाएगा ना, 391 चौका 1564, 40 बार जाएगा, 40×80, यानी कि इसकी वैल्यू कितने गुना हो जाएगी, 80 गुना, यानी कि 9×8 = 72, 9×8 कितना हो जाएगा 72, यानी कि 720 रुपए का, 720 रुपए की क्या है ऐसे, उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 720 रुपए की उसे कुल हानि हुई है, 720 रुपए की कुल हानि हुई, क्योंकि देखो भाई 9 रुपए की हानि होती हमारे हिसाब से, लेकिन सवाल को अकॉर्डिंग कितने 720 रुपए की उसे कुल कुल क्या हुई है हानि। मैंने आपको बताया था कि हमेशा हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। ये तो परसेंटेज में लिखा रहा है हमने, परसेंटेज में लॉस, और ये एग्जैक्ट वैल्यू है 720 रुपए की हानि, ये एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है भाई। चलो भाई अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तु बेची जिनमें से प्रत्येक को 42,600 रुपए में बेच दिया। पहली वस्तु पर उसे 25% हानि, जबकि दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ। देखो अलग अलग, वहां पे तो देखो ये तो यहाँ कॉस्ट सेलिंग प्राइस बराबर है, लेकिन परसेंटेज अलग अलग दिए, ठीक है। पहले को 25% हानि पर, दूसरे को 25% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। तो देखो आसान फ्रैक्शन है तो हम इसे रेशो से करेंगे, ठीक है, आसान फ्रैक्शन है तो रेशो से करेंगे। पहले में 25% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो यानी कि 25% को 1/4, तो 4 की वस्तु कितने में एक दी 5 में। दूसरे पर 20% का लाभ हुआ, 20% का फ्रैक्शन कितनी होती है भाई, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। अच्छा 25% की हानि है, 5 4 में कितने बिकेगी 3 में, 4 से कितने बिकेगी 3 में, और दूसरे में 25% का लाभ, तो 5 से कितने बिकेगी 6 में, तो 5 की वस्तु कितने बिकेगी 6 में। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर सेलिंग प्राइस बराबर है भाई, अगर सेलिंग प्राइस बराबर है, तो भाई दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस बराबर कर लीजिए ना। ये सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पे तो देखो 6 या 3 है, तो अगर मुझे यहाँ पे भी 6 बनाना पड़ेगा, तो ऊपर किससे गुना करनी पड़ेगी 2 से। तो भाई देखो नया रेशो कितना आ जाएगा, 4×8 और 6, नया रेशो कितना आ जाएगा 4×8 और 6, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। समझ पा रहे हैं आप। चलो तो भाई देखो कितने का प्रॉफिट होगा या कितने की लॉस होगा, अभी पता करते हैं। 8 और 5 13, 13 एसपी हो गया, और बी कितने में 12 में, 13 एसपी हो गया, बी कितने में 12 में, यानी कि 13 की वस्तु 12 में बिकेगी, तो कितना का लॉस होगा, आपको 1 का लॉस होगा, कितने पर 13 पर, इंटू में क्या कर देगा 100%। तो भाई ऐसे कितना आ जाएगा 13×7=91, 7.7%, है ना। 7.7% क्या होगा, लॉस होगा भाई। देखो 13 की वस्तु अगर 12 बिकेगी तो क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। या आप इस वाले फॉर्मूले में मान रख दीजिए, कौन सा वाले में, इस वाले में, सो x+y+2xy अपॉन 200 प्लस x+y%, है ना। इस वाले में रख लेते हैं, लेकिन आसान परसेंटेज दी थी, है ना, आसान परसेंटेज दी थी, तो हमने क्या करता है रेशो से कर लिया, ठीक है भाई। तो यहाँ से कितना, यहाँ से आ जाएगा भाई हमारा बी ऑप्शन, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
देखो भाई अगला सवाल करो। अगला सवाल में क्या दिया है, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को, ये क्या है, 10,591 बेच दिया। प्रत्येक को 10,591 बेच दिया। उसे एक वस्तु पर 19% लाभ, दूसरी पर 11% की हानि। देखो भाई 19% लाभ हुआ, 19% क्या हुआ, लाभ। तो 19 की वस्तु, 19% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 19/100। तो देखो अगर मैं इसे रेशो से करने बैठ गया तो भाई पूरा दिन चला जाएगा, ये कैलकुलेशन नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले से करेंगे। पहले क्या हुआ, 19% का प्रॉफिट हुआ। पहले पे क्या हुआ, 19% का प्रॉफिट, और दूसरे पर 11% का लॉस। दूसरे पर 11% की क्या हुई, हानि। तो मुझे एक बात बताओ, पहले पर 19% का प्रॉफिट, 11% का लॉस हुआ, तो हम इस वाले फॉर्मूले में मान रख देंगे। और देखो एसपी क्या है, समान दिया है यहाँ पे, एसपी सेम दिया है। एसपी सेम दिया होगा तभी ये रेशो लगेगा भाई, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो 100x + y + 2xy अपॉन में 200 + x + y, ठीक है भाई। इसमें परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। तो भाई देखो यहां से डायरेक्ट आ जाएगा, जैसे कितना आ जाएगा डायरेक्ट 100, और 19 में से 11 गए, कितना बचा, क्योंकि देखो एक प्लस में एक माइनस में, 19 में से 11 गए 8, 8 बचे ना, 8, 19 में से 11 गए 8, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 800, 800 माइनस, 800 माइनस यानी कि 2 गुना 19 गुना 11 अपॉन में कितना हो जाएगा, 200 + 19 - 11, ठीक है भाई, ये परसेंटेज में। तो देखो 800 माइनस 19 दूनी 38, 38 के 11 में गुना करेंगे, 38 के 11 में गुना करेंगे भाई, 11 8 88, 8 11 33 और 8 41, 418 हो जाएगा। अपॉन में कितना जाएगा भाई, 219, 219 में से क्या रहेगा, 208, 208, ठीक है भाई। तो यहां से आप देख लीजिए, हमें पता चल गया होगा प्रॉफिट, क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना, ये तो दिख गया, क्योंकि 800 में से 411 जाएंगे, 800 में से 411 जाएंगे तो प्रॉफिट होगा। ये देखो प्लस की संख्या बढ़ी है, प्रॉफिट हो गया। यानी कि शुरू के दो तो ऑप्शन है नहीं, लॉस वाले दिए है ना, शुरू के दो ऑप्शन तो है नहीं, बचा तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा। और देखो भाई 208 से जब मैं, ये देखो लगभग लगभग 400, 400 को जब मैं 208 से भाग दूंगा तो 5 बार तो जाएगा नहीं, लगभग ये जाएगा 1.8 बार, 1.8 बार। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आप पूरी कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में किस अप्रोच से करना है वो तरीका आपको सीखना है, ठीक है। देखो 800 में से जब मैं 418 जाऊंगा तो 300 कुछ बचेगा, 300 कुछ बचेगा, और 300 को लगभग मान लो 400 ही मान लो, 400 को जब आप 208 से भाग दोगे लगभग लगभग 2 बार जाएगा, है ना, 2 बार से थोड़ा कम। तो देखो एक बार से 1.8% यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, है ना, 1.8% प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप इसको रेशो से करते भाई, देखो 19% पर प्रॉफिट हुआ है तो 100 के वस्तु कितने व्यक्ति, एक तो 119 में। अगर 11% का लॉस हुआ है तो 100 के वस्तु कितने व्यक्ति भाई, 89 में। और यहाँ से आप कैलकुलेट करो, पहले इनको सीपी बराबर बनाओ, है ना, इसकी गुना 89 में करो और इसकी गुना 119 में करो, तो भाई देखो कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है ना। फिर भी आंसर कितना था, 1.8% क्या था। इसलिए भाई जहां पे आपको लगे कि फॉर्मूला बेस्ट है, फॉर्मूला लगाइए, जहां पे आपको लगे कि नहीं रेशो मेथड बेस्ट है तो रेशो मेथड लगाइए, लेकिन आने आपको दोनों चाहिए, ठीक है भाई। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई, दबा के। चलो भाई अगला सवाल में क्या दिया है, बहुत बढ़िया सवाल है, यहाँ से टाइप चेंज होता है। दो वस्तुएं प्रत्येक 3,000 रुपए में बेची गई, पूरे लेन देन में कोई हानि और लाभ नहीं हुआ। नो प्रॉफिट नो लॉस वाला क्वेश्चन है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है भाई। और एसपी क्या दिया है, एसपी समान, एसपी कितना है, एसपी सेम, एसपी सेम दिया है। सेलिंग प्राइस बराबर है, पूरे लेन देन में कोई हानि और लाभ नहीं हो यदि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया। देखो भाई 25% लाभ पर बेचा गया, 25% का फ्रैक्शन कितनी होती है, आपको होगी भाई 1/4। अगर कोई वस्तु 4 की है और 25% पर उसे लाभ पर बिक गई तो कितने बिकेगी, वो 5 में बिकेगी। एक यानी कि एक का प्रॉफिट होगा, एक का प्रॉफिट होगा, है ना, एक का प्रॉफिट होगा। तो भाई मुझे एक चीज बताइए, अगर एक का प्रॉफिट होगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन कब आएगी, जब आपको दूसरी वस्तु सेल करने पर एक की ही हानि हो, है ना। आपको देखो, अगर आपको एक वस्तु बेचने का, अगर आपने दो वस्तु बेची, एक वस्तु को सेल किया, आपको एक रुपए का क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हो गया। फिर नो लॉस की कंडीशन कब आएगी, जब दूसरी वस्तु पर 1% का लॉस होगा, है ना। तो भाई देखो दूसरी वस्तु पर अगर 1% का लॉस होगा और सेलिंग प्राइस बराबर रहना चाहिए, सेलिंग प्राइस रहना चाहिए 5, 5 रहना चाहिए, और यहाँ पे देखो एक का लॉस भी होना चाहिए।
एक का लॉस भी होना चाहिए। तो भाई ये बताओ कि अगर कोई वस्तु 5 रुपए की बिकेगी, एक का लॉस हुआ, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? आप कहोगे जी उसका कॉस्ट प्राइस 6 होगा। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 6, यानी कि एक की हानि हुई 6 पर, एक की हानि हुई 6 पर, यानी कि साढ़े, ये कितना हो जाएगा? 16/2/3% का क्या होगा? नुकसान होगा। उसने उसने कहा है ना कि बताओ तो दूसरी वस्तु की हानि बताओ, दूसरी वस्तु की कितने की हानि होगी। देखो समझ पा रहे हैं आप? सबसे पहले कंडीशन तो एसपी बराबर है, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर है। दूसरी कंडीशन क्या दी है? दूसरा जो पहली वस्तु है ना, पहली वस्तु को 25% प्रॉफिट पर बेच दिया। अगर पहली वस्तु को 25% पर प्रॉफिट पर बेचा, तो देखो चार से वस्तु कितने की बिकी? 5 की, यानी कि एक का प्रॉफिट हुआ, तो दूसरी वस्तु पर एक का लॉस होना चाहिए, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन अप्लाई होगी, है ना? तो देखो एक का लॉस कर दिया मैंने, और सेलिंग प्राइस बराबर होनी चाहिए, यानी कि 5 में सेल होगी वस्तु, तो उसका बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 6। 6 की होगी, एक की हानि होगी, तभी तो 5 में बिकेगी। तो भाई एक की हानि हुई कितने पर? 6 पर, तो कितने की? 16 सही 2/3% की क्या हुई? हानि होगी। ठीक है, मजा है सवाल को करने में? एक बार और समझ ले थोड़ा सा, आपको और एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगाने पड़ेगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भी बढ़िया सवाल है। लता ने 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदे। एक पंखे को 15% के लाभ पर, ठीक है, दूसरे को 9% की हानि पर। पूरे लेन देन में ना उसे लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। देखो ना हानि ना लो, ना हानि ना लाभ। तो भाई मुझे एक बात बताओ, पहले पंखे का मान लो सीपी ए है और 15% के लाभ पर बेच दिया। ए का 15%, ए का 15, ए का जो 15% है, और दूसरे को 9% की हानि पर बेच दिया। दूसरे को यानी कि दूसरे का कॉस्ट प्राइस बी है, बी को 9% की हानि पर बेच दिया, है ना? 9% की हानि पर बेच दिया। तो भाई आप मुझे एक बात बताओ कि पहले पंखे का जो 15% है ना, पहले पंखे का 15% है, वो दूसरे पंखे के 9% के बराबर है। यानी कि पहले पंखे पर जो 15% का प्रॉफिट हो रहा है ना, वो दूसरे पंखे के 9% के लॉस के बराबर है। तभी तो उसको ना ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तभी तो लॉस ना हुआ ना प्रॉफिट हुआ, इसलिए बराबर कर देंगे इनको। परसेंटेज से परसेंट कट जाएगी, 3×5 = 15, 3×3 = 9, यानी कि ए की वैल्यू कितना जाएगी? 3, बी की वैल्यू कितना जाएगी? 5, यानी कि ए अपॉन बी कितना जाएगा यहाँ से? 3/5, 3/5, यानी कि ए पंखा कितने का था? 3 रुपए का, बी पंखा कितने का है? 5 रुपए का, यानी कि दोनों बस दोनों पंखों का कितना मूल्य कितना हो जाएगा? आप हो गए 8, यानी कि 8 की वैल्यू कितनी है? 2160 रुपए, 2160। तो उसने क्या पूछा है? प्रत्येक पंखे का लागत मूल्य, यानी कि 3 की वैल्यू और 5 की वैल्यू बतानी है। तो भाई ये कितना गुना आ जाएगा? 8×2 = 16, 8×2 = 16, तो भाई कितने बचे? 56 बचे, 8×7 = 56, 270 बार। तो भाई ये भी 270 गुना हो जाएगा, ये भी 270 गुना हो जाएगा। 27×3 = 81, 810। देखो 810 यानी कि पहले ऑप्शन है और 27×5 = 135, 27 कितना हो जाएगा? 135, यानी कि पहले पंखे का जो क्रय मूल्य था 810 था, दूसरे पंखे का क्रय मूल्य है 1350 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना भाई? देखो बस आपको इसमें ये समझना था कि पहले पंखे का जो 15% लाभ हो रहा है ना, पहले पंखे पर जो 15% लाभ हो रहा है, वो दूसरे पंखे पर 9% की हानि के बराबर है। तभी तो उसको ना ही लाभ हो रहा ना ही हानि हो रही, तभी तो। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल को करो, अगले सवाल को कर ले। देखो यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, मूल लाभ प्रतिशत क्या है? एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में पूछा गया सवाल है भाई ये। तो करो, सीजीएल प्री में पूछा गया है, एकदम मस्त सवाल है, एकदम टॉप सवाल है, करने की कोशिश कीजिए इसे। देखो भाई आप एक चीज बताओ कि ये मार्कर है भाई, ये मार्कर है, इसको मैंने सेल कर दिया है ना, ये मैंने सेल कर दिया, और भाई ये सेल करने पर मुझे इस पर 10%, मुझे इस पर क्या हुआ? 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, है ना? समझो अगर मैंने इसको सेल कर दिया और मुझे इसको सेल करने से 10 रुपए का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और फिर मैंने भाई अगर मैं इसको 15 में सेल करता, अगर मैं इसको 15 रुपए में सेल करता, आप कहोगे भैया जी आपको 5 रुपए और प्रॉफिट होता, है ना? 5 रुपए और प्रॉफिट होता। तो भाई इसका मतलब ये है सीधा सीधा सा कि भाई जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट वो हमेशा सेलिंग प्राइस पर डिपेंड करता है।
यानी कि अगर सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, है ना। अगर सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और अगर सेलिंग प्राइस घटेगा तो प्रॉफिट भी घटेगा। समझ पा रहे हैं? तो भाई ये बस इसमें कुछ नहीं करना होता। अगर एसपी एसपी बढ़ेगा तो भाई प्रॉफिट भी बढ़ेगा, है ना, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये दोनों बराबर करने होते हैं बस। तो बताओ भाई, अगर सेलिंग प्राइस दुगना कर दिया, यानी कि एसपी से कितना कर दिया, एसपी से कितना कर दिया, 2 एसपी, एसपी से कितना कर दिया, 2 एसपी, तो यानी कि एसपी बढ़ गया, यानी कि 1 एसपी बढ़ गया। और देखो प्रॉफिट 4 गुना कर दिया, यानी कि पी से प्रॉफिट कितना कर दिया भाई, 4 पी कर दिया, यानी कि 3 पी यहां से बढ़ गया, 3 पी यहां से बढ़ गया। तो भाई मुझे बताओ कि 1 एसपी बराबर है तीन तीन प्रॉफिट के। तो यहां से एसपी और प्रॉफिट करने से कितना देगा, 3/1। तो भाई एक बात बताओ कि भाई अगर आपने कोई वस्तु 3 रुपए की सेल करी, एक का आपका प्रॉफिट हुआ, 3 की सेल करी, एक को प्रॉफिट हुआ, तो भाई कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 2 रुपए। भाई 3 के आपने बेच दी, एक का आपको 3 पर बेचने पर एक का आपको प्रॉफिट भी होगा। तो भाई तभी तो आपने वो वस्तु 2 रुपए के लिए होगी, 2 के लिए होगी, तभी तो 3 की सेल करी, तभी तो एक का लाभ हुआ। तो मुझे बताओ कि कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट तो एक का होगा, और कॉस्ट प्राइस कितने का, 2 गुना में 100%, तो कितना हो जाएगा, 50%, हाँ है ना भाई। 50% का क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा। समझ पा रहे हैं ना? इस तरीके से आप कर लीजिए। या आप एक चीज देखो, जो हमेशा प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट देखो, जो हमेशा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जो होता है वो होता है हमेशा एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी होता है, हाँ है ना। तो उसने क्या कहा, एसपी को दुगना कर दिया, एसपी को दुगना कर दो, दुगना एसपी, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4 गुना, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4 गुना माइनस एस माइनस सीपी। इस तरीके से भी आप कर लो, सीपी दोनों को क्या कर लो भाई, दोनों घटा दो, इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे, तो भाई ये सीपी से सीपी कट जाएगा, और ये कितना जाएगा, तीन तीन पी बराबर एसपी। भाई दो दो एसपी में से एक एसपी जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से भी देखो ये वाली लाइन आ जाएगी, ये वाली लाइन, उसमें भी यहाँ से भी आपको क्या होगा, 50% का प्रॉफिट होगा। इस तरीके से कर लीजिए आप, और इस तरीके से भी कर लीजिए, लेकिन ये बेस्ट है, क्योंकि आपको समझना है कि भाई कि जो प्रॉफिट होता है ना, वो हमेशा सेलिंग प्राइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक एक कंसेप्ट और बताऊंगा। देखो देखो, जैसे टैब चेंज होता है, और ये 4 तरीके के सवाल बनते हैं, चारों को समझेगा एक साथ मैं आपको करा दूंगा। देखो 25 वस्तुओं 25 वस्तुओं को बेचने पर 25 वस्तुओं को बेचने पर 25 वस्तुओं को बेचने पर पांच वस्तुओं के पांच वस्तुओं के पांच वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ परसेंटेज बताइए। दूसरे क्या बनता है कि 25 25 वस्तुओं का 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर बराबर हानि होती है ना, हानि। तो हानि परसेंट बतानी है, लॉस परसेंटेज बताना है। ठीक है, अच्छा एक ही सवाल क्या होता है, एक सवाल ऐसा होता है कि 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, एक ही सवाल बनता है इसमें क्या, 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि। तो भाई बताना लॉस परसेंट। ठीक है भाई, ये आपको समझना है। देखो ज्यादातर ये दोनों टाइप बहुत फेमस है, ज्यादातर ये वाले टाइप बहुत फेमस है। ठीक है, इन पर आप फोकस करेंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल है, ये भी सिंपल है वैसे तो, बस अगर आपने आपको समझ लिया तो। देखो 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो भाई पहले तो मैं आपको इसको बेसिक बताऊंगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा इस तरीके से, किस तरीके से करना है। मान लो यहाँ पे माना
एक वस्तु का एसपी कितना है, 1 रुपए। ठीक है, तो पांच वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, कितनी वस्तु बेची आपको, आपने कितनी वस्तु बेची, 25 वस्तु। कितनी वस्तु बेची आपने, 25 वस्तु, यानी कि एसपी कितना देगा भाई, यहाँ से एसपी कितना देगा भाई, आपको हो गया 25। एसपी कितना देगा, 25। लेकिन 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के, 5 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 1 है, तो 5 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना जाएगा, 5। यानी कि आपको 5 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 5 वस्तुओं का प्रॉफिट, 5 वस्तुओं का आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट, हाँ है ना। तो भाई आप मुझे एक चीज बताओ, अगर 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और आपने 25 इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 25। अगर सेलिंग प्राइस 25 है, 25 रुपए में तुमने बेच दी, 5 का आपका प्रॉफिट हुआ है, तो खरीदी कितने में होगी भाई, आपने खरीदी कितने में होगी, 20। खरीदी कितने में होगी, 20। समझ पा रहे हैं आप, प्रॉफिट परसेंट निकालना मुझे यहाँ से, प्रॉफिट परसेंट। तो समझो ना, देखो हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे आता है, कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखो एक वस्तु का विक्रय मूल्य एक वस्तु का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 1 रुपए के, तो 5 वस्तु कितने देगा, 5 रुपए के। तो भाई बताओ, अगर आपने 25 रुपए की कोई वस्तु बेची है, 25 रुपए की कोई वस्तु बेची है, और आपको 5 का प्रॉफिट हुआ है, तो खरीदी कितने में होगी भाई, खरीदी आपने 20 में होगी, तभी तो आपको 5 का प्रॉफिट हुआ है 25 रुपए में बेचने पर। तो बताओ, 1/4, 1/4, यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 25%। 25% क्या आ जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। सेम सवाल ये है, सेम सवाल ये है कि हमें माना माना एक वस्तु का एक वस्तु का एसपी बराबर कितना है, 1 रुपया है। तो भाई यहाँ भी ये सेम सवाल है, भाई यहाँ पे बताना है आपको, हानि बतानी है, हानि कितनी बतानी है, हानि। तो भाई 25 वस्तु बेची आपने, एसपी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपकी बार लॉस हो रहा है भाई, 5 का क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। तो भाई आपको 5 का लॉस हो रहा है, अब कोई वस्तु 25 की बेची आपने, 5 का आपको लॉस हो गया, तो भाई आपको लगता है आपने 30 की खरीदी होगी, कॉस्ट प्राइस 30 होगा, 30 होगा, तो यानी कि 1/6, 1/6, 1/6 को लिख सकते हैं 16 सही 2/3% का क्या होगी, हानि होगी, हानि, क्योंकि हानि पूछा है ना, हानि। सेम सवाल ये होता है, लेकिन इसमें देखो पहले तो सवाल जो है, जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो और विक्रय मूल्य के बराबर ही हानि हो, तब क्या करना होता है भाई। देखो ये जो लिखा है ना, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, इसको तो रखना होता है ऊपर 5 को, और बस क्या करना हो, अगर लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा है, तो 25 में से 5 घटा दो, 25 में से 5 घटा दो, कितना आएगा भाई, 20। तो भाई इतने लाभ होगा, 1/4 यानी कि 25% का लाभ होगा, हाँ है ना। बहुत बढ़िया। अगर देखो भाई यहाँ पे हानि होती है, अगर हानि होती है तो पहले देख लो कितने की हानि हो रही है, 5 की हानि होगी। पर लेकिन अगर हानि हो रही है ना, हानि, तो भाई 25 में 5 जोड़ देगी, 25 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो भाई यहाँ से कितना जाएगा, 1/6, 1/6 को लिख सकते हैं 16 से 2/3%। यहाँ पे होती है हानि, यहाँ पे होता है प्रॉफिट, यहाँ पे होती है प्रॉफिट, यहाँ होता है लॉस। समझ पा रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। पर कब कब जोड़ना और घटाना है, कब जोड़ना घटाना है, जब विक्रय मूल्य के बराबर हो। लेकिन यहाँ पे देखो क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर लाभ, और यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य के बराबर हानि। जब वस्तु क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो ना, तब आपको कुछ नहीं करना होता, सीधा सीधा ये लिखा ना, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य, 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो आप 5 ऊपर रखेंगे, 25 नीचे रख देंगे, 5 ऊपर, तो यानी कि 1/5, 1/5 यानी कि 20% का क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी तरीके से ये 25% दिया है, आपका हानि बतानी है, तो 1/5 ही आएगा भाई यहाँ भी, क्योंकि 5 ऊपर रखना है, 5 ऊपर रखना है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 25, तो 1/5, 1/5 यानी कि 20% की यहाँ से क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। समझ पाए भाई आप, बहुत अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए कि भाई ये 4 तरीके के सवाल है, चारों भाई है बिल्कुल, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में से आता है। देखो 25 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ। अगर लाभ हो रहा है तो भाई यहाँ नीचे क्या कर देंगे, माइनस करेंगे भाई, 25 में से 5 माइनस करेंगे, और ये 5 वस्तुओं का लाभ हो रहा है ना, तो ऊपर ऊपर ऐसे रहेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, चलो सवाल का अकॉर्डिंग समझेंगे अच्छे तरीके से, एक बार देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई, एक व्यापारी ने 45 मीटर कपड़ा बेचा, बेचने में 12 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ। विक्रय मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो भाई देखो 12 का लाभ होगा, मैंने आपको समझा दिया,
और नीचे क्या लिखेंगे, अगर लाभ हो रहा है तो 45 में से 12 घटा देंगे। 45 माइनस 12 है ना, 45 माइनस 12 यानी कितनी जगह 33, 12.33। 3 से काट लेंगे, 3 चौक 12, 3 से कितने बार 11 बार, और 1/11 कितना होता है भाई, 9.09%। तो भाई 4/11 है, 4/11 कितना हो जाएगा, 44.44%। 936, सॉरी 936, तो 36.36%। तो भाई देखो यहाँ से कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, 63 वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है आपकी बात। तो देखो 9 की हानि होगी, लेकिन 63 में आपके पास 9 जोड़ देंगे, कितना जाएगा 72। तो भाई 9 72, 1/8, 1/8 की क्या लिख सकते हैं हम, 12, 12.5% है ना, 12.5%, कितना जाएगा 12.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप। देखो 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के बराबर हानि हो रही है, 9 वस्तुओं के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रही है। अगर हानि हो रही है तो नीचे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 63 में कितना हो जाएगा 72। अगर हानि हो रही है ना विक्रय मूल्य के बराबर, मैंने आपको अभी समझाया ना, अच्छी तरीके से उसे देख लीजिए। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल बढ़िया सवाल है, जबरदस्त। देखो एक दुकानदार ने 18,000 में 20 कुर्सियां खरीदी, उन्हें बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है भाई। देखो वो भाई लाया 18,000 रुपए की 20 कुर्सी लाया, अब 20 की 20 उसने बेच दी, 20 कुर्सी लाया 20 की 20 बेच दी, तभी तो प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। अगर आप कुछ सामान लेकर आए हो, जब तक वो पूरा सेल नहीं होगा तब तक आपको प्रॉफिट का या लॉस का पता नहीं चलेगा। ठीक है, 20 लेकर आए 20 ही बेचनी होगी। तो भाई देखो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अगर मुझे एसपी में से अगर मैं सीपी घटा दूं तो मेरे पास प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मुझे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दे तो सीपी आ जाएगा मेरे पास, वो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट जब आता है भाई अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो भाई उसने क्या कहा है कि 20 कुर्सियां खरीदी, उन्हें बेचने पर 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है, 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है, ऐसे प्रॉफिट हुआ है ना, 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर। तो भाई एक चीज देखो, प्रॉफिट हुआ है, यानी कि ये क्या है, 20 कुर्सी लाया और मान लो 20 की बेच दी उसने, 20 कुर्सी लाया 20 की बेच दी, ठीक है, 20 की लाया 20 की बेच दी, 4 कुर्सी के एसपी के बराबर लाभ हुआ है, यानी कि 4 एसपी। समझ पा रहे हैं ना, 4 एसपी, 4 एसपी। और भाई ये देखो यहां से कितना आ जाएगा, सीपी और एसपी का रेशो, तो भाई 20 एसपी माइनस 4 एसपी बराबर कितना जाएगा, 20 सीपी। ठीक है, तो भाई यहां से कितना जाएगा, 16 एसपी बराबर 20 सीपी। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं ना। तो अब एक चीज देखो कि जो 20 कुर्सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो भाई 16 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तभी तो उसको 4 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है, तभी तो उसको 4 कुर्सी के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है। और देखो 20 कुर्सी का ही सेलिंग प्राइस कितना दिया है ना, 18,000 दिया है, यानी कि 16 कुर्सी का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 18,000 के। हाँ है ना। तो भाई यहाँ से कितना आ जाएगा एसपी, एसपी कितना आ जाएगा, यहाँ से काट लो, 16 कम 16, 16 से काटो, 16 कम 16 कितने होगा 20। ओ भाई फिर से काट लो, उसने पूछा क्या है हमसे, प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य बताइए, फिर 16 कम 16, 16 कम 16 20 हो गया, फिर 16 कम 16, अब कितना कितना होगा 40, 16 कम 16 16 32 और फिर 16 × 5 = 80, यानी कि 1125 रुपए, 1125 रुपए। एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 1125। 16 कुर्सी का सेलिंग प्राइस कितना है, 18,000। एक कुर्सी का कितना आ जाएगा भाई, 1125 रुपए। समझ पा रहे हैं आप। चलो अगले सवाल को करते हैं। अगला सवाल बड़े सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट सवाल है आज की क्लास का, और इसको आज अच्छे अच्छे से समझना है बड़े तरीके से। ठीक है भाई, चलो देखो, एक व्यक्ति ने 15 मेज और 26 कुर्सियां 25,700 में खरीदता है, वह 12% लाभ पर मेजों को बेचता है और 19% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसे कुल लाभ रुपए 4,358 होता है, तो 5 कुर्सियों और 4 मेजों का क्रिया मूल्य क्या है। इस सवाल को करो भाई, मजा आ जाएगा इस सवाल करने में। चलो चलो इस सवाल को करो भाई, मजा आ जाएगा इस सवाल करने में।
देखो भाई, एक व्यक्ति 15 मेज और 26 कुर्सियां 25,700 में खरीदता है। देखो भाई, 15 मेज, 15 टेबल है ना, प्लस 26 चेयर कितने में खरीदता है? 25,700 में। 25,700 में है ना, 25,700 में खरीदता है। बहुत बढ़िया, खरीदता है। 12% लाभ कमाता है मेज पर। मेज पर कितना कमा रहा है? टेबल पर 12%, ठीक है, बेचने पर। दूसरे पर 19%, यानी कि चेयर पर कितना कमा रहा है? 19%। टोटल जो है प्रॉफिट हो रहा है वो कितने को हो रहा है? यदि सभी मेजों कुर्सियों को बेचने पर उसको कुल लाभ 4,338 है। टोटल कितना हो रहा है? 4,000, 4,000, 4,358, 4,358। टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है 4,358 हो रहा है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ भाई, परसेंटेज ब्रेक मेथड से करेंगे। परसेंटेज ब्रेक मेथड से खरीदी उसने कितने की है भाई? 25,700 रुपए की। तो भाई मैं 19% को क्या लिख सकता हूँ? 12% प्लस 12% प्लस 7%, हाँ है ना, 12% प्लस 7%। तो भाई देखो, अगर मैं अगर मैं 15 चेयर्स को भी, 15 टेबल्स को भी 12% में बेचता तो 12% का प्रॉफिट होता। और अगर मैं 26 कुर्सियों को भी 12% पर बेचता तो ओवरऑल 12% का प्रॉफिट होता। ओवरऑल 12% का प्रॉफिट होता। तो भाई 25,700 का 12% निकालो। 25,700 का 12% निकालेंगे, 12% निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगी। तो ये कितना जाएगा? 12,784 का, 4 का हासिल लगे 8, 12,560 और 8 68 का 8 का हासिल लगे 6, 12,24 और 6 30। यानी कि उसको जो प्रॉफिट होता, अगर 12% प्रॉफिट होता तो भाई उसको 3,084 रुपए का क्या होता? प्रॉफिट होता। 3,084 रुपए का प्रॉफिट होता। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग कितना है? 4,358 रुपए। तो भाई ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? यानी कि 3,084 रुपए, 84 रुपए। इसको घटा देंगे इसमें से। 8 में 4 आ गए 4, और यहाँ कितने बजे? 15 में से 8 गए 7, और यहाँ पे कितने बचे? 2 और 1, यानी कि 1,274 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? 1,274 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई 26 चेयर का 7% जो ना अधिक, 26 शेयर का 7% अधिक में सेल हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे 19% का हुआ था। तो भाई देखो, अगर 12% होता दोनों में तो भाई उसको लाभ होता 3,084 का। लेकिन यहाँ पे 26 शेयर का 7%, 26 शेयर का 7% ही क्या हो रहा है भाई? 26 शेयर का 7% अधिक में सेल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है? अधिक आ रहा है। 12,084 रुपए, 12,084 रुपए, यानी कि 7% की वैल्यू, 7% की वैल्यू कितने रुपए है? 84, ये है 12,074 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 100% की वैल्यू आप देख लो, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना होगा भाई? ये 57, 7 8 56, 7 14, 182, यानी कि 182। यानी कि जो चेयर है ना, ये चेयर जो है, चेयर है कितने की चेयर है भाई? ये 18,200 रुपए की, 18,200 रुपए की। तो भाई अगर ये 18,200 रुपए की 26 चेयर है, 18,200 रुपए की 26 चेयर है, तो मुझे बताओ 15 टेबल कितने की बची? आप कहोगे इनमें से माइनस कर दो भाई, क्योंकि टोटल इतना रुपए का खर्चा है। तो 700 में से 200 गए 500, 25 में 60 गए 7, यानी कि 7,500 रुपए की क्या है भाई? 7,500 रुपए की ये 15 टेबल है। 7,500 रुपए की 15 टेबल है, और 18,200 रुपए की, 18,200 रुपए की, 18,200 रुपए की 26 चेयर है। तो यहाँ से एक चेयर और एक टेबल का मूल्य मूल्य कितना जाएगा? 15 पचे 75, 500 रुपए आ गया। और भाई यहाँ से कितना जाएगा? 26 और 6 कम 6, 6 मार्च 24, 26 30, 46, लेकिन 7 गुना भाई, लगभग लगभग कितना गुना है? 7 गुना। क्योंकि देखो 7 7 से करोगे इसको गुना, 7 सिंह 42 का 2 का ऐसे लगे 4, 7 दूनी 14, 18, यानी कि 700 रुपए की, 700 रुपए की एक चेयर आ जाएगी। 700 रुपए कितनी चेयर आ जाएगी? अगर 26 चेयर 8,200 रुपए की है, तो भाई एक चेयर कितने की आ जाएगी? 700 रुपए की। अगर 15 टेबल 750, 7,500 रुपए की, तो एक टेबल कितने की आ जाएगी? 500 रुपए की। तो भाई उसने क्या पूछा हमसे? 5 कुर्सी और 4 मेज, 5 कुर्सी 5 टेबल और प्लस 4 मेज, 4 चेयर है ना, सॉरी 5 कुर्सी 5 चेयर और 4 मेज 4 टेबल है ना। तो 5 कुर्सी कितने की हो जाएगी भाई? 1,000 रुपए की। तो कितना हो जाएगा भाई? 3500 प्लस 2,000, 3500 प्लस 2,000 कितना हो जाएगा भाई? ये 5,500 रुपए, 5,500 रुपए की क्या है? 5 चेयर है और 4 टेबल है, ठीक है भाई। तो यानी कि 5,500 रुपए, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया भाई। और अगला सवाल ये है, कोई दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को 10% हानि पर,
उसका कुल प्रतिशत लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताओ। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना। पहले वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है ना, पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर कर दो दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर कर दो भाई, और कुछ नहीं करना आपको। रेशो से करो और आराम से ये सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए भाई, क्लास कैसी लगी जरूर से बताइएगा, और हर एक टाइप जो मैं आपको करा रहा हूँ प्लीज अच्छे तरीके से कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, और आने वाले एग्जाम में 2025 के हर एक एग्जाम में भाई सवाल यहाँ से आने वाले हैं। ठीक है भाई, तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं, जय हिंद।